अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन पल्मोनरी आर्टरीज़ या पल्मोनरी वेन में जब रेजिस्टेंस बढ़े या फिर ब्लड प्रेशर बढ़े, उसकी वजह से हम उसको कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ने से पहले आपको नॉर्मल पल्मोनरी सिस्टम का जो ब्लड फ्लो है उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए। तो नॉर्मली जो आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी सिस्टम में क्या होता है, वो 25 एंड 8 होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो अगर यहाँ पे नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में अगर इवन के +1 भी सिस्टोलिक हो या डायस्टोलिक हो, इवन 26 हो, तो इसको हम हाइपरटेंशन कहेंगे। और अगर पेशेंट एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज की कंडीशन है, तो एक्सरसाइज में 5+, मतलब अगर 30 से अबव हुआ, 30 तक नॉर्मल है, 31 जैसे ही हुआ तो हम उसको कहेंगे ये हाइपरटेंशन है। तो ये है नॉर्मल फिजियोलॉजी और हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन होता किस वजह से है, उसकी कॉजेज़ पढ़ लेते हैं। हाइपरटेंशन की कॉजेज़, हाइपरटेंशन दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन दो टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉज, हाइपरटेंशन दो तरह का होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन की कॉज हमें नहीं पता होती है, ये आइडियोपैथिक होता है या फिर ये फेमिलियल हाइपरटेंशन भी हो सकता है। एक तो इसकी कॉज आइडियोपैथिक है, हमें नहीं पता, इसकी एटियोलॉजी हमें नहीं पता। दूसरा, ये मे बी फेमिलियल हो सकता है, मतलब फैमिली टू फैमिली जेनेटिकली हाइपरटेंशन चलता हो। इसके अलावा अब पढ़ लेते हैं इसकी सेकेंडरी कॉजेज़, जो कॉजेज़ हमें याद रखनी है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कॉजेज़, वो सारी कॉजेज़ जो हाइपोक्सिया कॉज करे, हाइपोक्सी कंडीशन कॉज करे, वो वाली जिसमें ब्लड फ्लो, ब्लड को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो, वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पल्मोनरी वेन की रिटेंशन है, पल्मोनरी वेन के अंदर रेजिस्टेंस है, तो वो मे बी हार्ट का इशू हो सकता है। इवन के राइट साइड के हार्ट की हाइपरट्रॉफी की वजह से भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। और उसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं और कुछ डिजीज़ हैं, उसकी बेस पर हम उसको ग्रुप्स में भी डिवाइड करते हैं, लेकिन अभी हम उसकी कॉजेज़ को 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। तो पहली कॉज आ जाती है कोकीन, देन इसके बाद ड्रग्स में एम्फिटामिन्स आ जाते हैं, एम्फिटामिन ड्रग। अब इसके बाद जो है हाइपोक्सी कंडीशन कॉज करने वाली आ जाती है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ऑब्स्ट्रक्शन से ही याद रख लें, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मतलब कुछ लोगों को सोते वक्त सांस लेने में दुश्वारी होती है, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव है तो यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ भी कर लेंगे। जो भी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हैं, लाइक न्यूमोकोनियोसिस है, रिस्ट्रिक्टिव में ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में आ जाते हैं आपके एम्फाइसीमा, ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकाइटिस, वो सारी कॉजेज़ आ जाएंगी आपकी हाइपरटेंशन के अंदर। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म कोई भी किसी भी तरह का हो सकता है। एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कोई भी एम्बोलिज्म होगा। इवन के फ्लूइड एम्बोलिज्म भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। इसके अलावा आ जाते हैं हम हार्ट की कंडीशंस की तरफ। हार्ट के डिजीज़ में माइट्रल वाल्व का डिफेक्ट हो, लाइक माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस हो सकता है, माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन हो सकता है। ये
वेनस जो प्रेशर होगा उसको बढ़ा सकता है, जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। इसके अलावा आ जाता है हार्ट से रिलेटेड पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस पीडीए, हार्ट से रिलेटेड ही आ जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स, सेप्टल डिफेक्ट्स वो कोई भी हो सकता है, लेफ़्ट टू राइट भी हो सकता है, राइट टू लेफ़्ट भी हो सकता है। एट्रिया में भी सुराख हो सकता है, वेंट्रिकल के अंदर भी सुराख हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और इसके अलावा मेन जो है वो है, मेन कॉज जो है वो आपके राइट हार्ट की हाइपरट्रॉफी, राइट साइड या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी तो पेशेंट की जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगी, जेवीडी होती है। और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होने से अगर पेशेंट की जो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी उसको हम कोर पल्मोनरी कहते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से अगर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो तो उसको हम कोर पल्मोनरी कहते हैं, कोर पल्मोनेल कहते हैं उस कंडीशन को। एक दफ़ा कॉजेज़ इसकी रिवाइज कर लेते हैं। कॉजेज़ में आ जाती हैं कोकेन, एम्फेटामिन्स आ जाते हैं, पेशेंट की एम्बोलिज्म कंडीशन आ सकती है, माइट्रल वॉल्व हार्ट से रिलेटेड माइट्रल वॉल्व, पीडीएस, एएसडी, वीएसडी, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स आ सकते हैं, एम्फेटामिन, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। और इसके अलावा कुछ लोग बहुत फैटी होते हैं, उनकी चेस्ट के ऊपर बहुत सारा फैट होता है, वज़न की वजह से उन पेशेंट को सांस नहीं आ रहा होता, तो ओबेसिटी भी आ सकती है। चेस्ट ओबेसिटी कह लें या ओबेसिटी कह लें आप। अगर चेस्ट के डिफेक्ट्स की बात आ जाए तो काइफोसिस, स्कोलियोसिस, ये भी क्या कॉज कर सकते हैं, हाइपरटेंशन कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज कॉज करते हैं, इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस भी क्या कॉज कर सकते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज कर सकते हैं। अब ये है सेकेंडरी कॉजेज, इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन वेरी इजी, सिंपल रखेंगे। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, बेस्ट इनिशियल क्या है, मोस्ट एक्यूरेट क्या है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट आपका इकोकार्डियोग्राम आता है। इकोकार्डियोग्राम आपके हार्ट के डिफेक्ट्स को भी बता देता है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कॉज भी बता देता है। तो बेस्ट इनिशियल टेस्ट में आ जाता है एकोकार्डियोग्राम। इसके बाद आ जाता है आपने जो नेक्स्ट टेस्ट करवाना है वो चेस्ट एक्सरेज करवाएंगे। इसके अलावा हम इस पेशेंट की ईसीजी भी करवाएंगे एंड सीटी स्कैन भी करवाएंगे। इस सब से कंडीशन की जो कॉजेज़ हैं वो पता चलेगी। लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट जो है, जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, जो आपने याद रखना है, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है कैथीटराइजेशन। कैथीटराइजेशन मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैथीटर को आपके पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स में रख के, पल्मोनरी आर्टरी में रख के वहाँ का प्रेशर चेक करेंगे और कैथीटर हमें बता देगा कि पेशेंट का जो प्रेशर है वो रेज होगा। और यहाँ पे जो कैथीटर यूज़ करते हैं उसका भी नाम याद रख लें आप, सिंपली कैथीटराइजेशन याद रख लें। यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं वो होता है स्वान गेंस कैथीटर। इससे हमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन डिटेक्ट हो जाती है, हाइपरटेंशन का पता चल जाता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कॉज क्या है। अब इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट बहुत इजी है। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, प्रोस्टासाइक्लिन्स देनी है, वेज़ोडाइलेटर्स देने। वेज़ोडाइलेशन करेंगे तो ब्लड प्रेशर कम होगा, हाइपरटेंशन ट्रीट हो जाएगा।
ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा प्रोस्टासाइक्लिन्स देंगे। ये वेजो डायलेटर्स हैं, वेजो डायलेशन कॉज करेंगे। अगर प्रोस्टासाइक्लिन्स देने से, प्रोस्टासाइक्लिन के 1 से 2 प्रोस्टासाइक्लिन्स का नाम भी आप याद रख लें, आइलियोप्रोस्ट, या इसके अलावा एपोप्रोस्टिनोल, ये 2 आप साथ में वेजोडाइलेटर्स के नाम याद रख लें। अगर पेशेंट इनको रिस्पॉन्स करता है तो आप पेशेंट की नेक्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी वेजो डायलेशन कॉज करेगा। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड टू प्रोस्टासाइक्लिन्स, अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो आप पेशेंट को प्रोस्टासाइक्लिन्स देंगे, प्लस यहाँ पे हम एंडोथिलिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देंगे। वो कौन सा होगा? बोसेंटन। ये एंडोथिलिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। एंडोथिलिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देंगे। इसके अलावा एक ड्रग है सिल्डेनाफिल। ये ड्रग भी वेजोडाइलेशन कॉज करती है। ये साइक्लिक GMP को स्टिमुलेट करती है जो वेजोडाइलेशन कॉज करेगी। ये भी वेजोडाइलेशन कॉज करेगी। इसके अलावा ट्रीटमेंट में जो भी कॉजेज़ होंगी आपने उन सब कॉजेज़ को ट्रीट करना है। लाइक अगर हार्ट का डिफेक्ट है तो हार्ट को ट्रीट करेंगे, अगर कोई और अगर ड्रग यूज़ करे तो ड्रग रिस्ट्रिक्ट करेंगे, अगर कोई और कॉज है तो उस कॉज को ट्रीट करेंगे। मतलब ट्रीट द अंडरलाइन कॉज करेंगे, ट्रीट अंडरलाइन कॉज। उन सब कॉजेज़ को उनके अलग से टॉपिक में इंशाल्लाह ट्रीट करेंगे। तो अभी के लिए आप फ़िलहाल यही याद रखें कि हाइपरटेंशन क्या है, कि अगर पल्मोनरी वेज प्रेशर जो है मोर देन 1 पॉइंट इंक्रीज करे नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में तो वो हाइपरटेंशन होगी, और एक्सरसाइज के दौरान अगर मोर देन 5 पॉइंट रेज करे तो वो हाइपरटेंशन होगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी ड्यू टू एम्बोलिज्म हो सकता है, में भी हाइपोक्सी कंडीशन है, वेंटिलेशन डिक्रीज है, उसकी वजह से जो डायलेशन होगी उसकी वजह से हाइपरटेंशन होगी। उसके अंदर आ जाते हैं पेशेंट का ASD, अगर हार्ट का डिजीज़ हैं तो ASD, VSD और PDA, और उसके अलावा माइट्रल वॉल डिफेक्ट्स आ सकते हैं। और उसके अलावा अगर कुछ और कॉजेज़ हैं तो उन कॉजेज़ को ट्रीट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में मोस्ट एक्यूरेट एको याद रखना है, और उसके बाद ECG में हम करेंगे। और ECG की फाइंडिंग में पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर एक फाइंडिंग होती है, ECG की फाइंडिंग में ये याद रख लेना, ECG के अंदर अगर पेशेंट कोर पल्मोनेट का पेशेंट नहीं है, डेवलप नहीं हुआ, तो इसके अंदर पल्मोनरी साइड पे जो जब S2 साउंड होगा, एक तो वो लाउड होगा, दूसरा जब हम उसको ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमें यहाँ पे P2 साउंड थोड़ा डिलेड होगा एज कंपेयर टू A2। P2 साउंड तब हमें सुनाई देता है जब पल्मोनरी वॉल्व जो होते हैं वो बंद होते हैं, और A2 साउंड हमें तब सुनाई देता है जब हमें एट्रिया के वॉल्व जो होते हैं वो बंद होते हैं। जब देखें ना कि प्रेशर के साथ ब्लड जा रहा है, ये वाला बंद हो जाएगा पहले, ये वाला बाद में बंद होगा, ये डिले होगा एज़ कम्पेयर टू A2। सेकेंडली हमें ECG के अंदर S2 साउंड हमें दिखाई देगा, और जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमें एक तो S2 साउंड लाउड मिलेगा, दूसरा हमें क्या मिलेगा, P2 साउंड जो होगा वो मिलेगा, P2 साउंड प्रोलॉन्ग्ड होगा। दूसरी क्या चीज़ होगी,
जब पेशेंट को कोर पल्मोनरी डेवलप हो चुका है तो पेशेंट को S4 साउंड सुनाई देगा, पेशेंट का S4 साउंड होगा इन कोर पल्मोनेल में। वो इस वजह से कि जब जो आपका एट्रिया होगा वो क्लोज होगा, प्रेशर के साथ जो ब्लड है वो हाइपरट्रॉफिक वेंट्रिकल में टकराएगा, उसकी वजह से S4 सुनाई देगा। इसके अलावा हाइपरट्रॉफी है तो एट्रिया ज़ोर से बंद होगा, एट्रिया क्लोज होगा फोर्सफुली, तो वहाँ पे प्रोमिनेंट ए वेव दिखाई देगी। ये कुछ फाइंडिंग्स थी पल्मोनरी हाइपरटेंशन की। ये अलहदा से MCQs इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं और फाइंडिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। खैर ये टॉपिक्स तो बेसिकली कार्डियोलॉजिस्ट के हैं, लेकिन आपने क्लिनिकली आपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने होते हैं। तो ये था हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन।